नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो अनुच्छेद 17 और 18 है। अनुच्छेद 17 और 18। मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रुचिकर है। रुचिकर इसलिए है क्योंकि जो अनुच्छेद 17 है ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत के उन्मूलन अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। तो आज हम अनुच्छेद 17 और 18 पर चर्चा करेंगे। पहले हम अनुच्छेद 17 के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद अनुच्छेद 18 पर आएंगे। तो मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही रुचिकर है। रुचिकर इसलिए है क्योंकि ये अस्पृश्यता के उन्मूलन, छुआछूत के उन्मूलन की बात करता है। और ये जो समस्या है मित्रों, ये भारतीय समाज की एक बड़ी ही गंभीर समस्या रही है। और इसीलिए अनुच्छेद 17 में जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है, जो समता के अधिकार की बात करता है, तो उसमें अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। तो आज हम पहले इसी पर चर्चा करते हैं। मित्रों, ये जो अस्पृश्यता के उन्मूलन की जो बात करता है, चूँकि ये भारतीय समाज की एक बड़ी ही गंभीर समस्या रही है, इसका एक बड़ा ही व्यापक और बड़ा ही लंबा इतिहास रहा है। आप सब लोग इसके बारे में जानते रहे होंगे। क्योंकि मित्रों, जो भारतीय समाज में अस्पृश्यता है, छुआछूत है, ये दो आधारों पर पाया जाता रहा है। अस्पृश्यता दो आधारों पर पाई जाती रही है। एक है जाति और दूसरा है धर्म। तो भारतीय समाज में ये जो अस्पृश्यता रही है, जो छुआछूत का इतिहास रहा है, वो दो आधारों पर रहा है। एक तो जाति के आधार पर छुआछूत और धर्म के आधार पर छुआछूत। और मित्रों, आप समझिए कि ये समस्या इतनी गंभीर रही है और भारतीय समाज में अभी भी विद्यमान है। हालांकि इसमें बदलाव आया है, लेकिन जिस मात्रा में बदलाव होना चाहिए, जिस गति से बदलाव होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। और ये समस्या समझिए कि जो मानव जाति है, मानवता को शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि जो चीज़ गलत होती है वो गलत ही रहेगी। आप उसके संबंध में कितना भी तर्क दे दीजिए, कितना भी आप लॉजिकली उसमें कुछ भी आप बात करिए, भाई आप गलत चीज़ को सही नहीं ठहरा सकते हैं। हमारे कहने का आशय ये है कि जो ये अस्पृश्यता की समस्या भारतीय समाज में रही है, वो अपने आप में मानव जाति को, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना रही है। और इसे किसी भी तर्क के आधार पर, किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं, इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं, वो वास्तव में समाज को बहुत ही एक प्रकार से पीछे ले जाते हैं, समाज को प्रगतिशील रास्ते पर नहीं ले जाते हैं। क्योंकि मित्रों, इस समस्या से देश और समाज को बहुत नुकसान हुआ है। और इस प्रकार की समस्याएं समाज के लिए अच्छी नहीं हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि भारतीय समाज इस दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़े, और तभी समाज और देश का कल्याण होगा। क्योंकि ये चीज़ें अपने आप में बहुत ही ख़राब हैं और इसको किसी भी आधार पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है।
तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम फिर अब आगे चलते हैं। अभी हमने आपको थोड़ा सा जो भारतीय समाज में जो अस्पृश्यता छुआछूत की जो समस्या रही है उसका हमने आपको एक संक्षिप्त परिचय दिया कि किस प्रकार से भारतीय समाज में वो चीज़ें रही हैं, वो आज भी विद्यमान हैं। हालांकि उसमें कुछ बदलाव आया है, लेकिन इनका एक बड़ा ही लंबा इतिहास रहा है। तो क्योंकि अब ये समस्याएं तो हैं बहुत ही शर्मसार करने वाली, और हालांकि भारतीय समाज में परिवर्तन आया है और इस दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है और समाज को और भी तीव्र गति से और ही सही डायरेक्शन में ले जाने की ज़रूरत है। तो मित्रों आइए अब हम आते हैं अनुच्छेद 17 पर। मित्रों ये जो अनुच्छेद 17 है इसमें 3 बातें बड़ी ही स्पष्ट रूप से कही गई हैं। नंबर 1 ये है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। और तीसरी बात यह है कि इस आधार पर, मतलब अस्पृश्यता के आधार पर, इस आधार पर किसी भी अयोग्यता को इस आधार पर उपजी किसी भी अयोग्यता को लागू करना अपराध होगा। जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो मित्रों जो अनुच्छेद 17 है, इस अनुच्छेद 17 में 3 बातें बड़ी ही स्पष्ट रूप से कह दी गई हैं। नंबर 1 कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। नंबर 2 इसका किसी भी रूप में आचरण, मतलब अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। और जो तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात है कि इस आधार पर, मतलब अस्पृश्यता के आधार पर उपजी किसी भी अयोग्यता को, निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो मित्रों देखिए कि अनुच्छेद 17 में जो चीज़ें हैं बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट रूप से वो लिख दी गई हैं। क्योंकि अब आप समझिए कि इसमें किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है, कोई अस्पष्टता नहीं है, बिल्कुल सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। अब आप समझिए कि भारतीय समाज में ये समस्या कितनी गंभीर थी। ये समस्या, मतलब ये समस्या की गंभीरता को प्रकट करता है। जिस प्रकार से अनुच्छेद 17 में चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख दी गई हैं, इसमें यह कहा गया है कि किसी भी नागरिक के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अस्पृश्यता से संबंधित जो समस्या है, जो छुआछूत है, भेदभाव है, उसका अंत किया जाता है, उसका आचरण निषिद्ध किया जाता है। उसके आधार पर किसी अयोग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल एकदम से क्लियर कट, बहुत ही स्पष्ट रूप में लिख दी गई हैं। और अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता के बारे में एकदम से सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम से क्लियर कट, बहुत ही स्पष्ट रूप से लिख दी गई हैं इसमें, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो
और आज़ाद भारत में अब इस प्रकार का आचरण किसी के द्वारा किया गया तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, वो दंडनीय अपराध होगा। और मित्रों, भारतीय संसद ने इस अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए, इस अस्पृश्यता के उन्मूलन के संबंध में 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया। और जो संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन के संबंध में जो शक्ति दी गई है, जो जिस प्रावधान का उल्लेख किया गया है, उस प्रावधान को लागू करने के लिए संसद ने 1955 में कानून बनाया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। और इस कानून में 1976 में संशोधन होता है और फिर उसका नाम भी बदला जाता है। तो मित्रों, एक समिति बनी थी, एक समिति बनाई गई थी अप्रैल 1965 में, जिसका नाम है इलाया पेरुमल समिति। इलाया पेरुमल समिति ये बनाई गई थी अप्रैल 1965 में। ये समिति बनाई गई थी अप्रैल 1965 में। चूँकि इस कानून में कुछ कमियां थीं तो इनका एक प्रकार से अवलोकन करने के लिए इलाया पेरुमल समिति अप्रैल 1965 में बनाई गई और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर ही, इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही 1976 में इस कानून में संशोधन किया गया। और 19 नवंबर 1976 को ये कानून लागू हुआ। संशोधित कानून लागू किया गया। और जो ये अधिनियम बनाया गया था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, ये लागू हुआ था 1 जून 1955 को। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया, 1 जून 1955 को लागू हुआ। इस कानून में कुछ कमियां थीं, जो समस्याएं थी। कहने का मतलब ये है कि जो समस्याएं थी वो इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा था इसका ये कानून। तो अप्रैल 1965 में इलाया पेरुमल समिति बनाई गई। इस समिति ने अपने सुझाव दिए और 1976 में इस कानून में संशोधन किया गया और 19 नवंबर 1976 को इसे लागू किया गया, संशोधित कानून को। और इस कानून का नाम भी 1976 में बदला गया था और इस कानून का जो नाम था वो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसे नया नाम दिया गया। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो 1976 में इस कानून का नाम भी बदल दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जो कि पहले अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता था। और मित्रों, ये जो भारतीय संसद ने कानून बनाया तो अनुच्छेद 35 में
अनुच्छेद 35 की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भारतीय संसद ने कानून बनाया। अनुच्छेद 35 में ये प्रावधान है कि भाग 3 के जो भी प्रावधान हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं भाग 3 में, उन्हें क्रियान्वित करने के लिए भारतीय संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है 1935 में। और उसी 35 का, उसी अनुच्छेद 35 का इस्तेमाल करते हुए भारतीय संसद ने इन कानूनों का निर्माण किया और ये तमाम सारे कानून बनाए। टाइम टू टाइम उसमें बदलाव भी किया गया। वो चीज़ें जिस प्रकार से समस्याएं समझ में आई उनका नामकरण किया गया, मतलब नाम बदला गया, वो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये सब का सब भारतीय संसद ने अनुच्छेद 35 में संविधान द्वारा प्रदत्त जो शक्ति है उसी का इस्तेमाल करके भारतीय संसद ने इन कानूनों को बनाया है। और मित्रों, अब हम आते हैं अनुच्छेद 18 पर। अनुच्छेद 18 पर जो उपाधियों के अंत की बात करता है। किसकी बात करता है? उपाधियों के अंत की बात करता है। और ये जो अनुच्छेद है, इसी अनुच्छेद के तहत, मतलब इसी अनुच्छेद की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जो भारत में नागरिक पुरस्कार दिए जाते हैं तो वो दिए जाते हैं। और हालांकि जब सरकार ने उनकी शुरुआत किया तो उसी से तभी से विवाद उत्पन्न हो गया। तो आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से मुकदमे में, वो कौन सा मुकदमा है जहां सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया, फिर वो चीज़ें आगे बढ़ी। तो अनुच्छेद 18 जो उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियों का उन्मूलन। मित्रों, अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है, उपाधियों के अंत की बात करता है। और इस अनुच्छेद 18 में कुल 4 क्लाज हैं। क्लाज 1, क्लाज 2, क्लास 3, क्लास 4। तो अब हम बारी बारी से ये देखेंगे कि क्लास 1 में क्या प्रावधान है, क्लास 2 में क्या प्रावधान है, क्लास 3 में क्या प्रावधान है, क्लास 4 में क्या प्रावधान है। तो क्लास 1 ये कहता है कि राज्य सेना या शिक्षा, सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब कि राज्य सेना या शिक्षा से संबंधित ही कोई सम्मान देगा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और क्लास 2 में ये कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। क्लास 3 में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, क्लास 3 में ये प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, आगे जो है कि क्लास 3 में ये कहा गया कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है किंतु राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करते हुए, ये अभी क्लास 3 ही चल रहा है,
नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, किंतु राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, वो उपाधि तभी स्वीकार कर सकता है जब राष्ट्रपति की सहमति होगी। और क्लास 4 में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण कर रहा है, वह ऐसा व्यक्ति विदेशी राज्य से या इसके अधीन कोई भेंट है, उपलब्धि है, कोई भेंट है, उपलब्धि है या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, ये जो क्लास 1 है अनुच्छेद 18 का, ये राज्य को रोक रहा है, राज्य को मना कर रहा है कि आप सेना या शिक्षा संबंधी जो सम्मान है उसके अलावा आप कोई भी उपाधि नहीं देंगे। क्लास 2 में भारत के नागरिकों को रोका गया है। क्लास 3 में ऐसे व्यक्तियों को विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से रोका गया है जो भारत का नागरिक तो नहीं है, लेकिन वो भारत राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद को धारण करता है। तो ऐसा व्यक्ति विदेशी राज्य से कोई उपाधि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का जो महामहिम है, उसकी सहमति से, उसके मतलब कि एक्सेप्टेंस से, उसकी स्वीकृति से ही वो उपाधि स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं। और क्लास 4 में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण कर रहा है, तो वो विदेशी राज्य से या विदेशी राज्य के अधीन किसी भेंट, उपलब्धि या पद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो मित्रों, अगर मान लीजिए कि जो क्लास 3 है, इसको इस संबंध में एक उदाहरण आप लोग सुन लीजिए तो वो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई विदेशी व्यक्ति है जो भारतीय क्रिकेट टीम का कोच है, कोई विदेशी है। बहुत सारे विदेशी भारतीय क्रिकेट टीम को कोच दे चुके हैं, कोचिंग दे चुके हैं। तो उसमें से जैसे एक नाम हम ग्रेग चैपल का लेते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो ये जब भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि इन्हें ब्रिटेन से या अमेरिका से या किसी अन्य देश से कोई ऑफर आए कि भाई हम आपको ये उपाधि देना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ग्रेग चैपल जी को पहले भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर भारत का राष्ट्रपति, भारत के महामहिम उन्हें अनुमति दे देते हैं, तभी ग्रेग चैपल अमेरिका या ब्रिटेन जा कर के उपाधि स्वीकार कर सकते हैं या उसकी उपाधि को स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 4 क्लास हैं, हर क्लास में अलग अलग प्रावधान हैं, वो हमने आपको समझा दिया। अब हम आते हैं कि जो सम्मान को लेकर के जो विवाद पैदा हुआ, जो डिस्प्यूट पैदा हुआ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में 1954 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर 4 पुरस्कारों की, जो नागरिक पुरस्कार हैं, उनकी शुरुआत की गई। उसमें पहला है आपका भारत रत्न, दूसरा आपका आता है पद्म विभूषण, तीसरा आपका आता है पद्म भूषण,
चौथा आपका आता है पद्मश्री। पद्मश्री। तो इनकी जो शुरुआत की गई वो 1954 से की गई। तो उसमें हुआ क्या मित्रों कि जब इनकी शुरुआत की गई तो तभी से फिर मतलब ये कहा जाने लगा कि भाई चूँकि भारतीय संविधान में रोका गया है तो इन सब चीज़ों को नहीं दिया जाना चाहिए। तो हालांकि 1954 से चीज़ें शुरू हुई, वो चलती गईं, और जब पहली बार केंद्र के स्तर पर 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है जो कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो इनके जो पीएम थे मोरारजी देसाई, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये जब सत्ता में आए तो सरकार ने ये फैसला लिया कि चूँकि ये संविधान सम्मत नहीं है इसलिए इसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। और जो ये पद्म पुरस्कार हैं, जो ये पुरस्कार हैं, ये अभी तक 2 बार सस्पेंड भी किए जा चुके हैं। उसमें से जो पहली बार सस्पेंड किया गया वो जनता पार्टी की सरकार में किया गया, जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक। जनवरी 1980 तक ये इसको सस्पेंड किया गया था, स्थगित किया गया था। और फिर इंदिरा जी की सरकार आती है तो ये पुनः प्रारंभ होता है। और जो दूसरी बार इसे सस्पेंड किया गया, मतलब स्थगित किया गया इस पुरस्कार को, वो 1900 वो अगस्त 1992 से अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 तक स्थगित किया गया था। तो ये 2 बार स्थगित भी किया जा चुका है। पहली बार स्थगित किया गया जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक। सेकेंड टाइम इसे सस्पेंड किया गया अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 तक। और उसके बाद मित्रों इस संबंध में एक मुकदमा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा है, जो बहुत ही चर्चित मुकदमा है। और उस मुकदमे ने इन पुरस्कारों के भविष्य को तय किया, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि इन पुरस्कारों की शुरुआत से ही ये पुरस्कार विवादों में घिर गए। इस पर तमाम प्रकार की टिप्पणियाँ की जाने लगी कि ये संविधान सम्मत नहीं है, नहीं किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, और 2 बार स्थगित भी इसे किया गया। तो एक मुकदमा आता है बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ। मित्रों ये मुकदमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मुकदमा पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि वह कौन सा मुकदमा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि ये जो सम्मान दिए जा रहे हैं ये सम्मान है, उपाधि नहीं है, या वह कौन सा मुकदमा है जिसने इन पुरस्कारों के भविष्य को तय किया, इन पुरस्कारों के संबंध में जो विवाद था उसको समाप्त किया। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो सम्मान हैं, ये जो दिए जा रहे हैं ये सम्मान हैं,
सम्मान है, उपाधि नहीं। उपाधि नहीं। तो यहाँ पर चीज़ें जो दुविधा थी, जो विवाद था, जो डिस्प्यूट था, वो क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये सम्मान है, उपाधि नहीं। तो मित्रों, एक जो बड़ा बेसिक प्रश्न उठता है कि आखिर में उपाधि क्या है, सम्मान क्या है, मतलब उपाधि और सम्मान में अंतर क्या है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत अंतर होता है, ये जो सम्मान है, सम्मान पाने वाला व्यक्ति इनका अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और जो उपाधि है इसका इस्तेमाल नाम के साथ किया जाता है। जैसे एक उदाहरण से आप इसको समझिए कि सम्मान जो होता है, सम्मान पाने वाला व्यक्ति उनका अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं करता है, और उपाधि जो होती है उसका व्यक्ति अपने नाम के साथ इस्तेमाल करता है। जैसे मान लीजिए कि भारत में जो सचिन तेंदुलकर हैं या लता मंगेशकर जी थीं, तो ये लोग अपने नाम के साथ सचिन तेंदुलकर या कोस्ट में भारत रत्न ऐसा कुछ लिखते नहीं हैं। लेकिन जो व्यक्ति डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करता है, जो व्यक्ति पीएचडी करता है, तो वो अपने नाम के साथ डॉक्टर फला फला फला, डॉक्टर फला फला फला, वो इस प्रकार का इस्तेमाल करता है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि सम्मान जो होता है, सम्मान पाने वाला व्यक्ति उस सम्मान का अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं करता है, उपाधि प्राप्त करने वाला व्यक्ति उनका अपने नाम के साथ इस्तेमाल करता है, उनका अपने नाम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो मित्रों, ये मुकदमा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूँकि अनुच्छेद 18 जो संविधान के तहत समता का अधिकार दिया गया है उसके अंतर्गत आता है, तो लोगों ने ये कहा कि भाई ये एक तरफ तो आप समानता की बात करते हैं, फिर इस प्रकार से पुरस्कार आप दे रहे हैं, तो मतलब ये समानता का उल्लंघन का भी कुछ आरोप लगता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी मुकदमे में एक बात और कही। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि समानता का मतलब समानता का आशय यह नहीं होता है कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों का सम्मान न किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई समानता का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उनका आप सम्मान मत करिए, या जो जिन लोगों ने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, या किसी एक विशेष क्षेत्र में बड़ा उन्होंने नाम कमाया है, तो ऐसे व्यक्तियों का सम्मान न किया जाए या उन्हें कोई पुरस्कार न दिया जाए, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। भाई जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है, समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो स्पष्ट रूप से उनका सम्मान होना चाहिए। भाई अगर आप सम्मान नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए जो प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्होंने विशेष क्षेत्र में योगदान दिया है, अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर समाज में कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी क्षेत्र में ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए क्यों काम करेगा, क्यों मतलब मेहनत करेगा।
तो भाई सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उनका दिल खोल करके सम्मान किया जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बहुत अच्छी कही है, बिल्कुल सही बात है। भाई समानता का मतलब ये होता है, समानता का मतलब ये होता है, जो राजनीति विज्ञान में जो समानता की अवधारणा है, भाई समानता का मतलब ये होता है कि समाज में हमने आपको अपने जो पहले का हमारा वीडियो लेक्चर है हमने उसमें समानता का आशय आपको बताया था। देखिए समानता का मतलब ये होता है कि समाज में विशेषाधिकार संपन्न वर्ग नहीं होना चाहिए। विशेषाधिकार संपन्न वर्ग ना हो, एक चीज। और दूसरी चीज, सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध हों। समान अवसर उपलब्ध हो। तो इस समानता का ये मतलब होता है ना कि समाज में कोई विशेषाधिकार संपन्न वर्ग ना हो, मतलब कोई ऐसा वर्ग ना हो जो ये कहे कि फला चीज़ पर हमारा ही विशेषाधिकार है, अन्य वर्गों का या अन्य लोगों का कोई अधिकार नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि समाज में विशेषाधिकार संपन्न वर्ग ना हो और सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध हों, कि हर व्यक्ति को अपने विकास के लिए एक समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। किसी वर्ग को या किसी व्यक्ति को इस बात की शिकायत ना हो कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है या विकास के लिए जो अवसर हैं वो हमको सुलभ नहीं है। तो समानता का ये मतलब होता है। समानता का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि भाई जो समाज के प्रतिभाशाली लोग हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, समाज को कुछ दिया है, तो उनका सम्मान न किया जाए। तो वो समानता का मतलब वो थोड़ी ना होता है। समानता का मतलब ये होता है। और मित्रों, आज हमने आपके सामने अनुच्छेद 17 और 18 के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए और आपको हमने इस बारे में चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाया, बताया, एक एक चीज़ों पर चर्चा किया और इस संबंध में जो कुछ महत्वपूर्ण मुकदमे थे उनके बारे में हमने चर्चा किया और इस संबंध में और भी जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने आपको बताया। और अब हम अगले वीडियो लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।